हाय, इस लेक्चर के अंदर हम जुडिशियल रिव्यू डिस्कस करेंगे और जुडिशियल रिव्यू का हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे। जब मैं जुडिशियल रिव्यू की बात करता हूं, जुडिशियल रिव्यू दो वर्ड से मिलके बन रहा है, जुडिशियल और रिव्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जब जुडिशरी किसी कानून का रिव्यू करती है उसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जैसे अगर मैं सिंपल आपको एग्जांपल दूं तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, क्रिकेट मैच में रिव्यू लिया जाता है। रिव्यू लिया जाता है इसका मतलब क्या है, मतलब कि अगर कोई बॉल हुई है, राइट, एक बॉल की गई और उससे जो है वो बंदा जो बैट्समैन था वो आउट हो जाता है, राइट। अब ये बॉल क्या नो बॉल थी, क्या ये आउट था या नहीं था, इसको दोबारा से चेक करने के लिए क्या किया जाता है, रिव्यू लिया जाता है। और जब रिव्यू लिया जाता है तो दोबारा से ये चेक किया जाता है कि क्या सच में बैट्समैन आउट है या नहीं है, क्या वो बॉल जो करवाई गई थी वो नो बॉल तो नहीं है। तो बेसिकली जब रिव्यू लिया जाता है और उसके बाद जब दोबारा से इसको देखा जाता है कि क्या कोई बॉल नो बॉल तो नहीं थी, क्या ये जो आउट दिया गया है ये सच में आउट था या नहीं था, तो उसके बाद जब रिव्यू लिया जाता है और उसके बाद ये डिक्लेयर किया जाता है कि क्या वो सच में आउट था या नहीं था। इसी तरीके से क्या होता है, जो हमारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं या जो हमारे लेजिस्लेटिव एक्शंस होते हैं उनको रिव्यू करने का काम जुडिशरी करती है। मतलब कि हमारा जो लेजिस्लेचर है वो कानून बनाने का काम करता है, वो लॉज बनाता है। हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो कई सारे एक्शंस लेता है ना, हमारा एग्जीक्यूटिव कई सारे ऑर्डर्स इशू करता है, हमारी सरकार कई सारे एक्शंस लेती है, हमारी सरकार कई सारे ऑर्डर्स इशू करती है, हमारी सरकार जो है वो कई सारी पॉलिसीज बनाती है। तो ये जो एक्शंस हैं, ये जो लॉज बनाए जा रहे हैं या जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करने के लिए जुडिशरी इन लॉज को या एक्शंस को क्या करती है, रिव्यू करती है। मतलब कि क्या ये लॉज या फिर एग्जीक्यूटिव एक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहे। तो सिंपली हो क्या रहा है कि जो हमारा लेजिस्लेचर कानून बना रहा है या हमारा जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस ले रहा है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करने के लिए कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहे, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स के अंदर डिसीजंस लिए गए हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स के अंदर कानून बनाए गए हैं, वो चेक करने के लिए हमारी जुडिशरी क्या करती है, उनको रिव्यू करने का काम करती है। और अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं तो उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है, उनको वहीं पे खत्म कर दिया जाता है, उनको जो है वो क्वैश कर दिया जाता है। तो ये मतलब होता है जुडिशियल रिव्यू का। तो सिंपली आपको ये समझना है कि हमारे पास तीन ऑर्गन्स आते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, राइट। हमारे पास तीन ऑर्गन्स हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉज को बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उन कानूनों को, उन लॉज को इंप्लीमेंट करना। और जुडिशरी का क्या काम है, ये जो लॉज बनाए जा रहे हैं इनको क्या करना है, एडजुडिकेट करना है। मतलब कि ये जो लॉज बनाए जा रहे हैं, ये जो लॉज बनाए जा रहे हैं या फिर जो एग्जीक्यूटिव इन कानूनों को जब इंप्लीमेंट कर रहा है तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली इन तीनों ऑर्गन्स को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करना होता है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर सकता है और हर एक ऑर्गन की पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन की गई है। अब सिंपली हो क्या रहा है, जुडिशरी यहां पे ये इंश्योर करने का काम करती है कि क्या लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अपनी औकात के बाहर तो नहीं जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि लेजिस्लेचर कानून बनाते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, या फिर एग्जीक्यूटिव जो है वो एक्शंस इशू करते वक्त या उन कानूनों को इंप्लीमेंट करते वक्त या ऑर्डर्स इशू करते वक्त हमारे संविधान को वायलेट कर रहा है। तो इस चीज को देखने के लिए जुडिशरी के पास एक मैकेनिज्म है जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और इस जुडिशियल रिव्यू की मदद से ये सारे के सारे जो लॉज और एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं इनको, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक किया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं तो इनको जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आई होप कि आपको इतना सा समझ आ गया होगा। अभी इसको क्यों क्या बोलते हैं, टू इंश्योर ऑल लॉज एंड गवर्नमेंटल एक्शंस अडहेयर टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम ये तय कर पाएं कि जितने भी कानून सरकार बना रही है या जितने भी एक्शंस सरकार ले रही है वो हमारे संविधान को कंफर्म करते हैं, वो हमारे संविधान के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, हमारे संविधान की उल्लंघना यहां पे नहीं हो रही है। When I talk about judicial review and its constitutional framework, so basically we are trying to understand here the basis of judicial review in our constitution. मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशियल रिव्यू का कहां पे जिक्र किया गया है।
हाउ डिड वी इनोवेटेड दिस डॉक्ट्रीन ऑफ जुडिशियल रिव्यू? वॉज जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या जुडिशियल रिव्यू हमारे हिंदुस्तान के संविधान के अंदर मेंशन किया गया था, या फिर जुडिशियल रिव्यू एक तरह की हम इन्फेरेंस निकालते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से? सो दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशियल रिव्यू एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है? क्या कोई ऐसा संविधान का आर्टिकल है जो ये कहता है कि हमारी जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू की ये पावर है? तो क्या ऐसा है? एक्सप्लिसिटली क्या होता है? एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है मतलब क्या प्रॉपर तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशियल रिव्यू को मेंशन किया गया है? जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात करता हूं तो हमें यहां पे देखने को मिलता है दैट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सप्लिसिट तरीके से जुडिशियल रिव्यू को मेंशन नहीं किया गया है। मतलब कि हम अलग अलग आर्टिकल्स को देख के एक तरीके की इन्फेरेंस निकालते हैं, एक तरीके का आइडिया निकालते हैं कि हां ये जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, या यहां पे जुडिशियल रिव्यू की बात कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है लेकिन साइलेंट तरीके से कर रहा है। सो यू गेट माय पॉइंट। मैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि एक्सप्लिसिट तरीके से मतलब प्रॉपर तरीके से सीधे सीधे शब्दों में हमारे संविधान के अंदर ये नहीं लिखा गया है कि ये जुडिशियल रिव्यू की पावर है जो हमारी जुडिशरी के पास है, मगर हां हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल से ये इन्फेरेंस निकाल सकते हैं कि हां यहां पे जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है संविधान, लेकिन साइलेंट तरीके से कर रहा है। जैसे कि मैं आपको अगर कहूं कि आर्टिकल 21 के अंदर क्या आता है, आर्टिकल 21 के अंदर क्या आता है, तो हमारे आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। समझ आ रही है बात? मैं ये कह रहा हूं कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आता है। ये हमारे आर्टिकल 21 के अंदर प्रोवाइड किया गया है, मतलब सिर्फ ये लिखा गया है हमारे आर्टिकल 21 के अंदर, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अभी अगर मैं आपको ये कहूं, क्योंकि ये आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है, आप सबको पता है, तो अगर आर्टिकल 21 के अंदर ये लिखा गया है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, अभी अगर मैं आपको ये कहूं कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी आर्टिकल 21 के अंदर आता है और ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, तो क्या आप इस चीज का विश्वास करोगे? राइट टू क्लीन वाटर, मतलब कि मैं आपको यह कह रहा हूं कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आता है। अभी मैं आपको यह भी कह रहा हूं कि आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू क्लीन वाटर भी आता है। मुझे पता है कैसे आता है, मतलब कि आर्टिकल 21 के अंदर लिखा नहीं गया है कि राइट टू क्लीन वाटर हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 के अंदर सिर्फ ये लिखा गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर राइट टू क्लीन वाटर भी आएगा। कैसे? ये मैं एक इन्फेरेंस निकाल रहा हूं इस आर्टिकल से। इन्फेरेंस मतलब मैं ये यहां से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आर्टिकल 21 के अंदर जब राइट टू लाइफ आता है, जब जिंदगी जीने का अधिकार आता है, तो बिना साफ पानी के तुम जिंदगी कैसे जी सकते हो? बिना प्योर या फिर क्लीन इन्वायरमेंट के, क्लीन वाटर के आप अच्छी जिंदगी कैसे जी सकते हो? एक डिग्निफाइड लाइफ कैसे जी सकते हो? और उसी के साथ साथ मैं आपको कहूं कि राइट टू प्राइवेसी भी फंडामेंटल राइट है जो इसके अंदर आता है, राइट टू प्राइवेसी। तो यह भी मैं इन्फेरेंस निकाल रहा हूं, क्योंकि जब मेरी जिंदगी जीने का अधिकार मेरे पास है, इसका मतलब प्राइवेसी का भी मेरे पास अधिकार है, और बिना प्राइवेसी के मैं कैसे जिंदगी जी सकता हूं? अगर मैं कहूं कि आर्टिकल 21 के अंदर ही राइट टू स्पीडी ट्रायल भी आता है, मतलब जल्दी न्याय मिलना चाहिए, तो यह भी सही बात है, यह भी फंडामेंटल राइट है। क्योंकि बिना, अगर न्याय मुझे नहीं मिलेगा, अगर प्रॉपर तरीके से मुझे कोर्ट के अंदर जस्टिस नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे जिंदगी जी सकता हूं? तो लिखा आर्टिकल 21 के अंदर यही है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन इसी आर्टिकल 21 में से इन्फेरेंस निकाल के हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें कई सारे और भी अधिकार दे दिए, जैसे राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू क्लीन वाटर, राइट टू प्राइवेसी, उसी के साथ साथ राइट टू एजुकेशन, उसी के साथ साथ राइट टू स्पीडी ट्रायल, फ्री एंड फेयर क्या बोलते हैं जुडिशरी। कई सारे राइट्स हमें आर्टिकल 21 के अंदर दे दिए गए, सिर्फ इस फंडामेंटल राइट को देख के, सिर्फ राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में से ये इन्फेरेंस निकाल के। सेम गोस विद जुडिशियल रिव्यू एज वेल।
जुडिशियल रिव्यू भी एक तरीके की हम इन्फेरेंस निकालते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे आर्टिकल्स हैं वहां से। तो मैं आपको बताता हूं कि आर्टिकल जो हमारा 13 है, जो संविधान का अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 13 ये कहता है कि एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद योर फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करता है, कोई भी ऐसा कानून या फिर एग्जीक्यूटिव एक्ट जो एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब कि कोई भी ऐसा कानून सरकार नहीं बना सकती है, कोई भी ऐसा कानून हमारा पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर नहीं बना सकता है, कोई भी ऐसा गवर्नमेंटल एक्शन हमारी सरकार नहीं ले सकती है जो एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करता है या फंडामेंटल राइट्स के साथ वो इनकंसिस्टेंट है या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ वो डेरोगेटरी है। अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसको जुडिशरी जो है वो क्या कर देगी, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। तो यहां पे जुडिशरी के पास पावर दी जा रही है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 13 है वो यहां पे हमारी जुडिशरी को ये पावर दे रहा है कि ऐसा कानून इस देश में नहीं बनना चाहिए जो हमारे देश के नागरिकों के जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अगर कोई कानून वायलेट करता हो तो उस कानून को आपने नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना है। आर्टिकल 13 क्या कह रहा है? आर्टिकल 13 हमारी जुडिशरी को यह पावर दे रहा है कि इस देश में कोई भी ऐसा कानून नहीं बनेगा जो एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, और अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो जुडिशरी इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। यहां पे एक्सप्लिसिट मेंशन है जुडिशियल रिव्यू का। आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू का एक्सप्लिसिट मेंशन है, बट ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13 के अंदर जुडिशियल रिव्यू का एक्सप्लिसिट मेंशन है। प्रॉपर तरीके से जुडिशियल रिव्यू दिया गया है आर्टिकल 13 के अंदर, बट ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में कि फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होंगे तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर बाकी कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होगा तो उस वक्त जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल किया जाएगा। वो यहां पे मेंशन नहीं किया गया एक्सप्लिसिट तरीके से। तो एक तो हम आर्टिकल 13 से ड्रॉ करते हैं जुडिशियल रिव्यू को, क्योंकि आर्टिकल 13 क्लियरली ये कहता है कि ऐसा कोई कानून जो एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने की कोशिश करता है, जुडिशरी उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। उसके बाद आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 एक इंसान को यह अधिकार देता है कि एक इंसान सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इंपावरिंग द कोर्ट टू इशू रिट्स। मतलब कि आर्टिकल 32 एक इंसान को यह अधिकार देता है कि एक इंसान सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट वहां पे रिट्स इशू करेगा और उन रिट्स की मदद से जो है वो एक इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इन्फोर्स करने की कोशिश की जाएगी। सो फॉर एग्जांपल, माय फंडामेंटल राइट इज बीइंग वायलेटेड। फॉर एग्जांपल, माय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज बीन वायलेटेड। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाज फंडामेंटल राइट, इट वाज माय फंडामेंटल राइट, इट इज बीइंग वायलेटेड, सो आई कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 for the enforcement of my fundamental rights. If my fundamental rights are violated, I can directly go to Supreme Court and Supreme Court will issue certain writs to enforce my fundamental rights. तो मेरे fundamental rights को इन्फोर्स करने के लिए, मेरे फंडामेंटल राइट्स को जो है और वो दोबारा से बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ रिट्स इशू कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट के केस में है कि एक इंसान हाई कोर्ट में जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, और हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। सो यहां पे क्या हो रहा है, अगर एक इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो एक इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है, और हाई कोर्ट जो है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है रिट्स इशू कर सकते हैं एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। यहां पे भी जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है। जुडिशियल रिव्यू की बात कैसे हो रही है, मतलब आर्टिकल 32 के अंदर और आर्टिकल 226 के अंदर सीधी सीधी कोर्ट्स के पास ये पावर आ रही है ना कि अगर सरकार किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है, तो सरकार अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है तो कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकता है उन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 131 से लेके आर्टिकल 136 के अंदर।
आर्टिकल 131 के अंदर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आती है। आर्टिकल 132, 133 और 134 के अंदर हमारी आती है एपिलेट जुरिस्डिक्शन, और आर्टिकल 36 के अंदर हमारी आती है स्पेशल ली पेटिशन। तो बेसिकली आपको यह समझना है कि आर्टिकल 131 से लेके 136 के बीच, आर्टिकल 131 से लेके 136 के बीच ओरिजिनल और एपिलेट जुरिस्डिक्शन आती है सुप्रीम कोर्ट की। मतलब सुप्रीम कोर्ट की यहां पे ओरिजिनल और एपिलेट जुरिस्डिक्शन है। क्या होती है ओरिजिनल और एपिलेट जुरिस्डिक्शन? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है कि अगर स्टेट और सेंटर के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा है, अगर स्टेट और सेंटर के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर स्टेट्स का आपस में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगा। और एपिलेट जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि अगर एपिलेट जुरिस्डिक्शन क्या होती है कि क्रिमिनल मैटर्स जो हैं, सिविल मैटर्स जो हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के, मतलब कि उनकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट उन मैटर्स के ऊपर अपनी सुनवाई कर सकता है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का कोई वहां पे क्वेश्चन है। सिंपली आपको ये समझना है कि मतलब कि अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जो सिविल मैटर्स है, क्रिमिनल मैटर्स है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है। इन मैटर्स के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड कोई बात है या क्वेश्चन है, तो वो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। सो आपको ओवरऑल तरीके से ये समझना है कि ओरिजिनल और एपिलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर आ जाती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। सो सिंपल आपको आर्टिकल 32 से लेकर आर्टिकल 36 के अंदर यही समझना है कि इसके अंदर ओरिजिनल और एपिलेट जुरिस्डिक्शन आती है, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड मैटर्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको सॉल्व करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के मतलब के रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन यहां पे है। मतलब कि मान लो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कानून है, राइट, एक कानून है, इसकी दो इंटरप्रिटेशंस निकल रही हैं। एक इंटरप्रिटेशन इसकी ये कहती है कि हर एक नागरिक को जो है वो शिक्षा मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। और दूसरी इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि फ्री एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए। सिंपली मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल उसके दो मायने निकल रहे हैं, दो मतलब निकल रहे हैं। एक मतलब कि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए, और दूसरा मतलब उसका ये निकल रहा है कि हर एक नागरिक को मुफ्त में शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट यहां पे डिफाइन करेगा कि इसका असल में मतलब क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास यहां पे भी एक तरीके की जुडिशियल रिव्यू की पावर आ जाती है। मतलब कि हम यहां पे इन्फो कर सकते हैं कि यहां पे भी जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कॉन्फर की जा रही है। आर्टिकल 143 कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है लीगल मैटर्स के ऊपर। तो यहां पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की आ जाती है कि प्रेसिडेंट को अगर कोई लगता है कि उसको सुप्रीम कोर्ट से कोई एडवाइस लेनी चाहिए, अगर कोई लीगल मैटर है उसके ऊपर, तो प्रेसिडेंट ले सकता है। तो कंसल्टेटिव रोल हमें सुप्रीम कोर्ट का यहां पे देखने को मिलता है। और फिर हमारे पास आता है आर्टिकल 372। आर्टिकल 372 ये कहता है इंश्योर कंटिन्यूएंस ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दे डू नॉट conflict with the constitution, thereby subjecting them to judicial review. So basically 372 ये कह रहा है, आर्टिकल 372 ये कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के बनाए हुए कानून हैं इस देश के अंदर, जो 26 जनवरी 1950 से पहले के कानून हैं इस देश के अंदर, वो इस देश के अंदर कंटिन्यू रह सकते हैं अगर वो हमारे संविधान को वायलेट नहीं करते हैं। तो अगर वो संविधान को वायलेट करेंगे तो उनका जुडिशियल रिव्यू होगा। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि मान लो 1940 का कोई एक कानून है, कानून ए, ये भारत के अंदर काम कर रहा है। भारत के अंदर 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, ये कानून अभी भी चल रहा है, ये आगे भी चलता रहेगा अगर तुम चाहोगे तो। लेकिन अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो इसको जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके इस कानून को चेक किया जा सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे संविधान के लागू होने से पहले से कोई कानून यहाँ पे है तो उसको रिव्यू किया जा सकता है, उसको कंटिन्यू भी किया जा सकता है अगर वो कानून हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता है, और उसको कंटिन्यू नहीं भी किया जा सकता है अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। तो यहाँ पे भी एक जुडिशियल रिव्यू की
पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। मतलब कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के पहले के कानून हैं उनको रिव्यू किया जा सकता है, रिव्यू करके उनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक किया जा सकता है। इफ दे आर कंफॉर्मिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ दे आर नॉट वायलेटिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, दे मे कंटिन्यू, एंड इफ दे आर वायलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे विल नॉट बी कंटिन्यूइंग। सो बेसिकली ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हमारे पास है जिससे हमें ये देखने को मिलता है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। सो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हमने यहां पे डिस्कस किया। इन सब आर्टिकल से हम ये इन्फेरेंस निकालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। उसके बाद आइए हम इवोल्यूशन डिस्कस करते हैं जुडिशियल रिव्यू का इंडिया में, मतलब कि किस तरीके से जुडिशियल रिव्यू इंडिया में इवॉल्व होके आया। तो जुडिशियल रिव्यू जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे संविधान के अंदर जुडिशियल रिव्यू का एक्सप्लिसिट जिक्र नहीं किया गया है, एक प्रॉपर तरीके से उसको मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी हम अलग अलग आर्टिकल से ये इन्फेरेंस निकालने की कोशिश करते हैं कि हाँ, संविधान हमें यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की पावर्स यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की बात संविधान कर रहा है, लेकिन साइलेंट तरीके से कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स के केस में जैसे हमने अनुच्छेद 13 के अंदर देखा कि प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे मेंशन करता है, एक्सप्लिसिटली मेंशन करता है जुडिशियल रिव्यू का, मतलब फंडामेंटल राइट्स के केस में जुडिशियल रिव्यू की सीधे सीधे तरीके से बात होती है आर्टिकल 13 के अंदर। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जुडिशियल रिव्यू इवॉल्व होकर आया, अलग अलग केसेस की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसे कि अगर मैं शंकारी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 की बात करूं, UOI मतलब यूनियन ऑफ इंडिया केस, शंकारी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 की अगर मैं बात करूं, तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जो आर्टिकल 368 के अंदर आता है, वो आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉज की डेफिनेशन है उसके अंडर फॉल नहीं करता है। अभी आपको समझ नहीं आया होगा, मैं दोबारा से समझाता हूं। कहने का मतलब यह है कि हमारे आर्टिकल 13 के अंदर क्या कहा गया था, आर्टिकल 13 के अंदर यह कहा गया था कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना है। अब लॉ का मतलब क्या, तो ये जो आर्टिकल 13 के अंदर मेंशन किया गया था कि कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना है। अब लॉ का मतलब क्या है? सो दिस टर्म लॉ इन आर्टिकल 13 वाज एम्बिगुअस, it was open to falsification. We are not able to understand what do you mean by law here. Does Constitutional Amendment Act or Constitutional Amendment Bill under Article 368 also comes under law? तो क्या ये जो आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है इसको भी कानून के अंदर डालेंगे हम? तो ये हमें क्लियर नहीं था। शंकारी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो 368 का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया जाता है, अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके उसको कानून नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का इस्तेमाल करके या एक्ट का इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है। कहानी समझ आई? कहानी यह है कि हमारा आर्टिकल 13 ये कहता था कि कोई भी ऐसा लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब यहां पे लॉ का मतलब क्या होगा, इसके ऊपर कंफ्यूजन थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके बेसिकली होता क्या है, जो हमारा आर्टिकल 368 है ना, इसका इस्तेमाल करके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आर्टिकल 368 है और इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो कानून लॉज के अंडर, लॉज की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है। इसलिए आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है। तो इसीलिए शंकारी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर यह कहा गया कि 368 का इस्तेमाल करके, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का इस्तेमाल करके या एक्ट का इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स को भी बदला जा सकता है, उनको भी अमेंड किया जा सकता है। लेकिन
फिर आता है हमारे पास गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो पहले का डिसीजन जो अपना था, जो हमारा शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसको ओवर रूल कर देता है, उसको रिवर्स कर देता है, मुकर जाता है अपनी बात से। सुप्रीम कोर्ट यहां पे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967 के अंदर ये कहता है, मतलब कि जो उनका पहले का डिसीजन था उसको वो रिवर्स कर देते हैं, और यहां पे वो ये कहते हैं कि जो यहां पे कोर्ट ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, एम्फसाइजिंग दैट अमेंडमेंट्स आर लॉज अंडर आर्टिकल 13। यहां पे बिल्कुल उल्टा सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उल्टा कहता है। और क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, या ये जो आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है, वो भी आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉज की डेफिनेशन है उसके अंदर आता है। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लॉज के अंडर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं आता है आर्टिकल 368 के अंदर, और गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के अंदर 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहले का डिसीजन रिवर्स करते हुए ही कहा कि जो आर्टिकल 368 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो कानून लॉज की डेफिनेशन में आता है अंडर आर्टिकल 13। तो सिंपल कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके भी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का इस्तेमाल करके भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है। Hence, fundamental rights cannot be amended. So, basically, in this case, in this Golaknath versus State of Punjab case 1967, Supreme Court tried to overrule its earlier decision that was given in Shankari Prasad versus Union of India case 1951, and Supreme Court stated here that even with the help of Article 368, even through Constitutional Amendment Bill, you cannot amend fundamental rights. Parliament do not have power to amend fundamental rights because Article 368, because Constitutional Amendment Act comes under the definition of laws given under Article 13. Hence, the Constitutional Amendment Bill or the decision that has been taken under Article 368, or if fundamental rights are amended under Article 368, can be reviewed, and if they violate fundamental rights, if Constitutional Amendment Act violate fundamental rights, hence it will be declared as null and void. तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इवन की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का इस्तेमाल करके भी, एक्ट का इस्तेमाल करके भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास आता है केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973, मतलब केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973। इट वाज वेरी पॉपुलर केस, आप सब ने इसके बारे में सुना होगा। ये जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इनोवेट किया और ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो पहले देखो, अब यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू मतलब कि जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे इनोवेट हुआ। कैसे? पहले सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही थी कि क्या फंडामेंटल राइट्स के केस में जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, नहीं कर सकता है, वही बात हो रही थी पहले। अब यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इनोवेट करके यह कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो यहां पे फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ प्लस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी आ गया, राइट। तो यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का मतलब यहां पे ये था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ बेसिक वैल्यूज के ऊपर टिका हुआ है, वो कुछ बेसिक वैल्यूज के ऊपर टिका हुआ है, और ये ऐसी वैल्यूज हैं जिनके ऊपर संविधान रेस्ट करता है। बेसिक स्ट्रक्चर इज दोज वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच द होल कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट, द होल कॉन्स्टिट्यूशन लाइज। तो हमारे संविधान के अंदर कुछ ऐसी बेसिक वैल्यूज हैं जिनके ऊपर हमारा संविधान पूरा का पूरा टिका हुआ है। हमारे संविधान के अंदर कुछ ऐसी बेसिक वैल्यूज हैं जिनको अमेंड नहीं किया जा सकता है, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जैसे कि हमारे रूल ऑफ लॉ, जैसे कि हमारे यहाँ आता है क्या बोलते सेपरेशन ऑफ पावर आ गया, रूल ऑफ लॉ आ गया, क्या बोलते जुडिशियल रिव्यू आ गया। तो कुछ बेसिक वैल्यूज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उनको अमेंड नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये ऐसी बेसिक वैल्यूज हैं जिनके ऊपर पूरा का पूरा संविधान टिका हुआ है।
ये कब बात की गई? 1973 के अंदर बात की गई। तो ये कहा गया कि ये जो हमारी बेसिक वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, जिनके ऊपर पूरा का पूरा संविधान टिका हुआ है, इन वैल्यूज को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है। यहां पे आपको क्या समझना है, यहां पे जुडिशियल रिव्यू का स्कोप बढ़ गया, यहां पे पार्लियामेंट की पावर्स बिल्कुल खत्म कर दी गई। यहां पे यह कहा गया कि अब तुम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भी अमेंड नहीं कर सकते हो। पहले तो फंडामेंटल राइट्स तक की ही कहानी थी ना, पहले तो तुम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते थे ना आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके। मतलब कि आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके पहले तुम सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते थे। इवन कि जो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 1951 का, यहां पे तुम आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते थे, क्योंकि ये कहा गया था कि आर्टिकल 368 जो है वो आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉस आते हैं उसके अंदर फॉल नहीं करता है। लेकिन फिर 1967 के अंदर ये कहा गया कि आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब यह भी कहा गया कि तुम आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भी अमेंड नहीं कर सकते हो। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वो वैल्यूज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जिनके ऊपर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, राइट, जैसे रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, कई सारी चीजें आती हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर उस वक्त जुडिशरी ने एक्सप्लेन नहीं किया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या था, लेकिन टाइम टू टाइम इसके अंदर कई सारी चीजें डाल दी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। तो अब तो पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को तो अमेंड कर ही नहीं सकता है, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर जो भी जुडिशरी की मर्जी करती है उसी को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये है जुडिशियल रिव्यू। इस तरीके से जुडिशियल रिव्यू प्रॉपर तरीके से जो है वो सामने आया। कैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तुमने अब यहां पे इनोवेट किया और ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ तुम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भी अमेंड नहीं कर सकते हो आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर क्या आता है? तो इसके अंदर वो सारी वैल्यूज आती हैं जिनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। तो यहां से प्रॉपर तरीके से जुडिशियल रिव्यू जो है उभर करके आया, क्योंकि पहले तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में बात होती थी जुडिशियल रिव्यू की। आर्टिकल 13 भी फंडामेंटल राइट्स के केस में ही जुडिशियल रिव्यू की बात करता था। लेकिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 1973 के अंदर जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के साथ भी जोड़ दिया गया कि अगर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को डिस्ट्रॉय करने की पार्लियामेंट कोशिश करेगा तो जुडिशियल रिव्यू का यहां पे इस्तेमाल कर दिया जाएगा। तो ये आपको समझना है। इस तरीके से जुडिशरी जो है वो काफी पावरफुल हो गई इस देश में, ये भी आपको समझना है। क्योंकि अब अगर पार्लियामेंट किसी भी चीज को अमेंड करता है ना, मान लो पार्लियामेंट किसी भी चीज को अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का अभी तक हिस्सा नहीं है, तो जुडिशरी क्या करती है? उस चीज को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर डाल देती है। कहती है जुडिशरी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है और इसको तुम अमेंड नहीं कर सकते थे। कहानी समझ रहे हो? यहाँ पे कहानी समझना। कहानी ये है कि जिस वक्त बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इनोवेट किया गया तो तब वहां पे सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, बताओ। तो ये कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वो है जिसके ऊपर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, ये वो वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो पार्लियामेंट ने पूछा कि बताओ भाई इसके अंदर आता क्या क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी हम नहीं बताएंगे कि इसके अंदर क्या आता है, लेकिन टाइम टू टाइम हम ये बताते रहेंगे कि इसके अंदर क्या आता है। तो फिर टाइम टू टाइम अगर पार्लियामेंट किसी चीज को अमेंड करने की कोशिश करता तो जुडिशरी इसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर डाल देती। जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती। पार्लियामेंट कहता भाई नल एंड वॉइड तुमने क्यों डिक्लेयर किया इसको? तो जुडिशरी ये कहती कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। जैसे अगर मैं 2015 की एग्जांपल दूं तो 2015 के अंदर जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था इसको नल एंड वॉइड कर दिया जुडिशरी ने। तो पार्लियामेंट ने कहा भाई इसको तुमने नल एंड वॉइड डिक्लेयर क्यों किया? तो जुडिशरी ने यह कहा कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, इसलिए तुम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ऑफ 2015 के तहत क्या कर रहे हो? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इन्फ्रिंज करने की कोशिश कर रहे हो, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को वायलेट करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, इसलिए हमने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से अब जुडिशरी काफी पावरफुल हो गई है और इस तरीके से जुडिशियल रिव्यू जैसा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज किया जाता है। स्कोप क्या है जुडिशियल रिव्यू का? तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव एक्शंस को रिव्यू किया जा सकता है। मतलब कोई भी ऐसा कानून जो पार्लियामेंट या फिर हमारा जो लेजिस्लेचर है अगर बनाता है और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करता है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस कोई अथॉरिटी एक्शन लेती है, कोई IAS अफसर कोई ऑर्डर इशू करता है
और अगर वो ऑर्डर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उसको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजंस, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है या हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट्स जो है वो जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके जो डिसीजंस हैं उनको भी क्वेश कर सकते हैं, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। तो जुडिशियल एक्शंस का भी यहाँ पे रिव्यू होता है। मतलब अगर लोअर कोर्ट्स ऐसे एक्शंस लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं तो अपर कोर्ट्स जो है वो उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू की? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है जुडिशियल रिव्यू, आपको पता है। अपहोल्डिंग द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को अपहोल्ड करने का काम करता है जुडिशियल रिव्यू। कैसे? अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने की कोशिश करेगा उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके। इसलिए सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पे अपहोल्ड किया जा रहा है और फेडरल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। यह इंश्योर किया जाता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि सेंटर जो है वो ज्यादा पावरफुल हो जाए और स्टेट जो है वो कम पावरफुल हो जाए, तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। सो दिस वाज द स्टोरी सो फॉर विद रिस्पेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। आपको ये समझना है कि जुडिशियल रिव्यू किस तरीके से इवॉल्व होकर आया इस देश में। मैंने आपको बताया कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के 1973 के अंदर प्रॉपर तरीके से जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे इमर्ज होके आया। अब हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है इसका कई सारा क्रिटिसिज्म भी है। अब ये कहा जा रहा है कि हमारी जो इंडियन जुडिशरी है वो इतनी पावरफुल हो गई है कि मतलब लिव्याथन बन गई है, वो मॉन्स्टर बन गई है, राइट। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो जुडिशियल रिव्यू है उसका मिसयूज़ भी यहाँ पे किया जाता है। जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म का मिसयूज़ करके जो है सेपरेशन ऑफ पावर जैसे प्रिंसिपल्स को यहाँ पे वायलेट करने की कोशिश की जाती है। डू वी हैव कंसर्न ओवर जुडिशियल रिव्यू बट स्टिल वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल रिव्यू the judiciary is trying to uphold the supremacy of constitution in this country. We must not forget the fact that this country is governed through constitution, and with the help of judicial review the judiciary is trying to maintain the supremacy of constitution in this country, and judiciary is trying to ensure that this country should be governed through constitution, should be governed through constitutional framework and not through any arbitrary authority। तो यहाँ पे ये इंश्योर किया जा रहा है कि कोई आर्बिट्रेरी तरीके से, कोई एक इंसान की तानाशाही से, मतलब there should be no dictatorial tendencies in the government, there should be no arbitrariness of laws in government, and the country should be ruled or governed through constitution, and the supremacy of constitution is what which matters. This is how we have completed this lecture on judicial review, constitutional framework. I hope it was understandable to you. Thank you so much. Bye bye. Take care.